सदियों साल पुरानी कहानी है। अनातोलिया के पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में अब्दुल गनी नामी एक बुजुर्ग रहते थे। उनके चेहरे पर गहरी लकीरें जिंदगी भर की गरीबी और मुसीबतों की गवाही देती थीं। अब्दुल गनी अपनी बीमार बीवी और एक बेटी आयशा के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। अब्दुल गनी पेशे के एतबार से एक लकड़हारा था। हर सुबह दिन निकलने से पहले वो उठता, अपना कुल्हाड़ा उठाता, कमर में रस्सी बांधता और पहाड़ की खड़ी चट्टानों पर लकड़ियां जमा करने निकल पड़ता। सारा दिन सूखे दरख्तों से लकड़ियां काटता, उन्हें इकट्ठा करता और गठड़ बनाकर बाजार में बेच देता। वहां से मिलने वाले चंद पैसों से घर वालों का पेट पालता। अब्दुल गनी निहायत गरीब आदमी था, लेकिन इस गरीबी के बावजूद भी आज तक उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। अब्दुल गनी ने सुबह से शाम तक लकड़ियां जमा की। उनकी कमर पर बोझ इतना भारी हो गया था कि उठाने में मुश्किल हो रही थी। जब शाम ढलने लगी और वापस जाने का वक्त हुआ तो अचानक शदीद तूफान उठा और बारिश बरसनी शुरू हो गई। मिट्टी का रास्ता फौरन कीचड़ का दरिया बन गया। अब्दुल गनी के जूतों में पानी भर गया, हाथ सर्दी से जम गए थे। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझ बूढ़े गरीब को ताकत दे, मैं बहुत नातुआ हूं। चलते चलते फिसलते हुए एक पत्थर पर उनका पांव पड़ा और वो अपना तवाजुन खो बैठे। कमर के भारी बोझ समेत एक गड्ढे की तरफ लुढ़कने लगे। बिल्कुल गड्ढे में गिरने ही वाले थे कि अल्लाह की खास रहमत से उनका लिबास एक नुकीली चट्टान में फंस गया और आखिरी लम्हे में वो गड्ढे से कुछ दूर ही रुक गए। मुश्किल से सांस लेते हुए उन्होंने उठने की कोशिश की। इसी वक्त आसमान से बिजली कड़की और चारों तरफ दिन की तरह रोशनी फैल गई। इसी लम्हे उन्होंने चट्टानों के दरमियान झाड़ियों में छुपा एक तारीख सुराख देखा। बारिश और तेज हो गई तो अब्दुल गनी रेंगते हुए इस सुराख में दाखिल हुए, जो एक छोटा सा गार था। गार के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। जैसे तैसे करके कांपते हाथों से अब्दुल गनी ने कुछ आग जलाई। गार में हल्की रोशनी आई तो अब्दुल गनी की नजर गार में मौजूद पड़ी एक अजीब चीज नजर आई। अचानक वो हैरान रह गए। गार के सबसे निचले हिस्से में मिट्टी और गर्द से ढकी एक पुरानी चमड़े की थैली पड़ी थी। अब्दुल गनी डरते डरते करीब गए। चमड़े पर एक निशान था, एक खजूर का दरख्त और उसके नीचे 2 तलवारों का। अब्दुल गनी ने यह निशान फौरन पहचान लिया। अब्दुल गनी ने इस थैली को खोला तो अंदर सिर्फ पीले पड़े पुराने कागजात और लकड़ी की एक डबिया थी। अब्दुल गनी ने लकड़ी की डबिया हाथ में ली, जो गर्म महसूस हुई। अब्दुल गनी सोचने लगे कि यह मौजज़ा है या कोई बला। अचानक गार में गहरी खामोशी छा गई और दरवाजे की तरफ से कुछ आवाजें आने लगें। ये किसी के पांव की आहट थी। भारी और पुरइहतिमाद कदमों से कोई पत्थरों को कुचलते हुए गार की तरफ आ रहा था। अब्दुल गनी बहुत घबरा गए, लेकिन कुछ देर गुजरी तो आवाज आना बंद हो गई। अब्दुल गनी ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कहा, हे अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया। बेशक तू ही सबको बचाने वाला है। पूरी रात अब्दुल गनी अंदर बैठा रहा। जब सुबह होने लगी तो बाहर तूफान थम चुका था। अब्दुल गनी ने वो चमड़े की थैली भीगे कपड़ों के नीचे छिपाई और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में दाखिल हुए तो कोई देख न ले। जल्दी से घर पहुंचे और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। पेट दरवाजे से लगाकर जमीन पर बैठ गए। अंदर से फातिमा की कमजोर आवाज आई, अब्दुल गनी, तुम हो ना? अब्दुल गनी फौरन बोले, तूफान बहुत शदीद था बीबी, एक गार में पनाह ली थी, इसीलिए देर हुई। फिक्र न करो, ठीक हूं। इसी वक्त आयशा उठी। आंखें मिलती हुई बाबा की तरफ देखकर मासूमाना लहजे में पूछा, अब्बा, कपड़ों के नीचे क्या है? हमारे लिए खाना लाए हो या कोई और चीज पकड़ी है? यह सवाल अब्दुल गनी के दिल को छलनी कर गया।
बच्ची भूखी थी और बाबा जो भी लाता उसे खाना ही समझती थी। शर्मिंदा होकर बोले, नहीं बेटी, ये गीले कपड़े हैं, सूखने के लिए जमा किए हैं। वो सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। जब रात गहरी हुई तो सब सो गए। अब्दुल गनी चुपके से उठे, थैली निकाली, कांपते हाथों से लकड़ी की डिबिया दोबारा हाथ में ली और डिबिया का ढक्कन खोला। अंदर सोना जवाहरात ना निकला, सिर्फ 2 चीजें थीं। चांदी की एक बड़ी चाबी जिसका सिरा अजीब शक्ल का था और एक पुराना तहशुदा खत। अब्दुल गनी ने खत हाथ में लिया। लिखना पढ़ना बहुत कम जानते थे, मगर कागज पर मुहर और चंद लफ्ज तवज्जो खींच रहे थे। सबसे नीचे सादून की मुहर थी। अब्दुल गनी की याददाश्त जाग उठी। सादून इलाके का सबसे अमीर खानदान था। 30 साल पहले खानदान के बड़े सरदार एक रात अचानक गायब हो गए थे। भाइयों ने कहा था कि वो पागल हो गए और खजाना लेकर पहाड़ों में भाग गए। इसके बाद भाइयों ने सारा माल असबाब हड़प कर लिया। बड़े भाई की बीवी और बेटी को घर से निकाल दिया। वो मां बेटी गरीबी में गुम हो गए। अब्दुल गनी ने खत हिजे हिजे पढ़ने की कोशिश की। ये वसीयतनामा था जिसमें यह लिखा था कि सारे माल की जायदादों के कागजात कहां हैं और उनकी असली वारिस बेटी है, और वो चांदी की चाबी इन जायदादों के छुपे हुए मकाम की चाबी थी। अब्दुल गनी खौफजदा हो गए। ये सिर्फ चाबी नहीं, एक बड़े जुल्म को बेनकाब करने वाला सबूत था, मगर यह बहुत खतरनाक था। सादून के मौजूदा सरदार यानी वो जालिम भाई इलाके के सबसे बेरहम आदमी थे। अगर उन्हें यह राज मालूम हुआ तो अब्दुल गनी और उनके घर वालों को जिंदा न छोड़ेंगे। ये अल्लाह का इम्तिहान है। उन्होंने सरगोशी की और बिस्तर पर लेटे, मगर आंख में नींद न आई। अगले दिन सुबह सवेरे अब्दुल गनी उठे, हाथ में लाठी ली और कस्बे की तरफ चल पड़े। कस्बे में पहुंचे तो बाजार बहुत हजूम वाला था। अब्दुल गनी सादून के महल के करीब सड़क किनारे एक दुकान पर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे। इसी वक्त सड़क पर पहियों की आवाज आई। 2 काले घोड़ों वाली एक शानदार गाड़ी दुकान के सामने रुकी। गाड़ी से एक सख्त चेहरे वाला शख्स उतरा। यह शख्स सादून कबीले का मौजूदा सरदार खालिद बेग था, यानी यतीम का हक मारने वाला जालिम चचा। अब्दुल गनी ने उसकी उंगली में अंगूठी देखी। अंगूठी पर वही निशान था, खजूर का दरख्त और 2 तलवारें। खालिद बेग ने बुलंद आवाज से कहा, लोगों सुनो, कल रात के तूफान में पहाड़ के शिमाली ढलवान पर मेरा एक कीमती शिकारी कुत्ता गुम हो गया था जो हम ढूंढ रहे थे। अब्दुल गनी फौरन समझ गए कि यह झूठ है। यह शख्स कुत्ता नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि भाई की अमानत ढूंढ रहा था। खालिद बेग की तेज निगाहें कोने में बैठे अब्दुल गनी पर पड़े। अब्दुल गनी के जूतों पर सुर्ख कीचड़ लगा था। यह कीचड़ सिर्फ और सिर्फ उस गार वाले कठिन चचानी इलाके में मिलता था। खालिद बेग आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल गनी की तरफ बढ़े, करीब आए और बोले, ऐ बूढ़े, पांव का यह सुर्ख कीचड़ सिर्फ उकाब की चट्टानों पर होता है। तुम कल तूफान में वहां क्या कर रहे थे? अब्दुल गनी का गला खुश्क हो गया। इसी लम्हे सड़क के दूसरे सिरे से एक मुनादी की आवाज आई, सुनो सुनो, हुकूमत से भेजा गया कोतवाल कस्बे में तशरीफ ला चुका है। पुराने जमीनी मुकद्दमात दोबारा खुल रहे हैं। कोतवाल का लफ्ज सुनते ही खालिद बेग का चेहरा जर्द हो गया। अब्दुल गनी को छोड़कर घबराहट में पालकी की तरफ भागा और वहां से चला गया। अब्दुल गनी अल्लाह की मदद से बच गए। ये मौका है कहकर हजूम में गुम हो गए और पीछे वाली गलियों से कस्बा छोड़कर निकल गए। गांव की राह पर पहुंचे तो सांस फूल रही थी। एक दरख्त के नीचे बैठ गए। सुकून के लिए हाथ जेब में डाला तो उनकी तस्बीह गायब थी। वो तस्बीह आम तस्बीह ना थी। इस तस्बीह पर उनका नाम लिखा था। इसी लम्हे खौफनाक हकीकत याद आई। कल रात गार में थैली उठाते वक्त झुके थे। तस्बीह इसी वक्त जेब से गिर गई होगी, यानी वो तस्बीह
अभी भी गार में खाली थैली के पास पड़ी है। अगर खालिद बेग के आदमी गार ढूंढ लें तो जमीन पर वो तस्बीह भी मिलेगी जिस पर उनका नाम लिखा है। अब्दुल गनी सूरज ढलते ही घर की तरफ दौड़ पड़े। अब सिर्फ खुद नहीं, घर में बीवी और बेटी भी खतरे में थीं। पसीने में शराबूर होकर शाम में वक्त घर पहुंचे। फौरन दरवाजा बंद किया और पीठ लगाकर बैठ गए। खोई हुई तस्बीह उनके लिए फांसी का परवाना थी। भागते तो बूढ़ी बीवी और बेटी को कहां ले जाते, लेकिन अगर यहां रहते तो मौत करीब थी। अब्दुल गनी बेचारगी में सोच रहे थे कि अचानक दरवाजा खटखटाया गया। अब्दुल गनी खौफ से उछल पड़े, कुल्हाड़ी हाथ में ली और दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। कांपती आवाज में पूछा, कौन है? रात के इस वक्त क्या चाहिए? बाहर से एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो अब्दुल गनी, मुझे मालूम है वो अमानत तुम्हारे पास है। अब्दुल गनी हैरान रह गए। एक जवान औरत अंदर आई और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। औरत ने बगैर बोले हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुल गनी ने जो देखा यकीन न आया। औरत की हथेली पर अब्दुल गनी की वही लकड़ी की तस्बीह थी जिस पर उनका नाम लिखा था। औरत बोली, मेरा नाम नाजिमा है। 30 साल पहले इसी गार में गुम होने वाले, हक मारे जाने वाले सादून कबीले के हाशिर बेग की बेटी हूं। बरसों से अपने वालिद के निशानात ढूंढ रही थी। कल रात गार में गई तो वालिद का थैली गायब था, मगर जमीन पर यह तस्बीह पड़ी थी। अगर मैं ना पाती तो अभी तक चचा के आदमी पकड़ लेते और तुम्हारा दरवाजा तोड़ चुके होते। अब्दुल गनी सुनकर रो पड़े। यानी कल रात गार के दरवाजे पर सुनी आहटें इसी लड़की की थीं। अल्लाह ने अब्दुल गनी की हिफाजत के लिए इस लड़की को भेजा था। नाजिमा ने और कहा, अब्दुल गनी चचा खालिद बेग को शक हो गया है। आज रात वो जरूर गार में आदमी भेजेंगे। थैली खाली देखकर गांव आएंगे। वक्त नहीं है। वालिद की छोड़ी हुई वो डिबिया और चाबी तुम्हारे पास है। अब्दुल गनी ने फौरन अमानत निकालकर नाजिमा को दे दी। लो बेटी, ये तुम्हारे वालिद की मीरास है। मैं तो सिर्फ अमानतदार था। नाजिमा पुख्ता लहजे में बोली, अब्दुल गनी चचा, ये चाबी अकेली काफी नहीं। ये चाबी दादा के महल के पुराने तहखाने में मौजूद एक खुफिया संदूक को खोलती है। चचा लोगों के जागने से पहले हमें महल में दाखिल होकर असली वसीयत लेनी है, वरना सुबह होते ही सबको खत्म कर देंगे। आप मेरे साथ चलोगे? अब्दुल गनी ने फौरन हां मैं सर हिला दिया। दोनों रात के अंधेरे में चुपके से घर से निकले। मकसद गांव की चोटी पर खड़ा वो बड़ा खौफनाक महल था। जालिम खालिद बेग के अड्डे शेर के मुन्हा में जा रहे थे। अब्दुल गनी और नाजिमा रात के गहरे अंधेरे में महल तक पहुंचे। पिछवाड़े में बैलों से ढकी छोटी लोहे की दरवाजा से चुपके अंदर दाखिल हुए। महल के अंदर सन्नाटा था। नाजिमा अब्दुल गनी को पुराने तहखाने के दरवाजे तक ले गई। ये जगह बरसों से इस्तेमाल में न थी। सब उसे चूहों वाला गोदाम कहते थे, मगर नाज़मा ने हाथ में लालटीन लिए दीवार में नस्ब बड़ा लोहे का संदूक ढूंढ लिया। अब्दुल गनी ने कांपते हाथों से चांदी की चाबी निकाली। बिस्मिल्लाह कहकर चाबी ताले में डाली। चाबी तेल की तरह फंसली और एक धीमे से टिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। संदूक का भारी ढक्कन मुश्किल से खोला। अंदर सोना न था, इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। एक बड़ा रजिस्ट्री का कागज और नाजिमा के वालिद का अपने हाथ से लिखा हुआ भाइयों के धोखे का इतराफ नामा जो तस्दीक शुदा था। इसी लम्हे तहखाने का दरवाजा जोर से खुला। अंदर ताकतवर रोशनियां भर गईं। सामने बंदूक लिए खालिद बेग और उसके 2 आदमी खड़े थे। खालिद बेग ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो चूहे आखिर जाल में फंस गए। वो कागजात मुझे दे दो, वरना दोनों यहां से जिंदा न निकल सकोगे। अब्दुल गनी न डरे, नाजिमा के आगे आ गए और सीना तान दिया। ये यतीम का हक है बेग,
इसे सिर्फ मेरी लाश को रौंद कर ले सकते हो। तभी नाजिमा ने जेब से एक सेटी निकाली और पूरी ताकत से बजाई। इसी लम्हे तहखाने के बाहर से हथियार डालों की आवाजें बुलंद हुईं और अंदर कोतवाल और दर्जनों सिपाही भर गए। दरअसल नाजिमा अब्दुल गनी के घर आने से पहले कस्बे में कोतवाल से मिल चुकी थी, सब कुछ बता दिया था। और यह छापा मंसूबा बंदी से क्या था। कोतवाल ने खालिद बेग के हाथ से बंदूक छीनी और हथकड़ी लगा दी। खालिद बेग की बरसों से कायम जुल्म की सल्तनत एक रात में तबाह हो गई। संदूक से निकले कागजात ने साबित कर दिया कि खालिद बेग ने न सिर्फ भाई का माल हड़प किया, बल्कि सरकारी जमीनें भी अपने नाम कर ली थीं। लेकिन अब इंसाफ हो गया था। नाजिमा ने वालिद की मीरास और महल वापस ले लिया। मगर अब्दुल गनी के लिए कहानी यहां खत्म न हुई। नाजिमा ने अब्दुल गनी को बहुत बड़ी दौलत देना चाहिए। चचा, अगर तुम ना होते तो मैं कभी अपना हक ना पा सकती। इस माल का आधा तुम्हारा है। मगर अब्दुल गनी ने वो माल कबूल न किया। बेटी, मैंने वो अमानत पैसों के लिए नहीं उठाई थी, अल्लाह की रिजा के लिए उठाई थी। मुझे सर छुपाने को गर्म कमरा और बेटी के पेट भरने को खाना काफी है। नाजिमा ने अब्दुल गनी की पुरानी झोंपड़ी की जगह नया मकान और फलों के दरख्तों वाला सामने नदी बहती एक खूबसूरत घर दिया। फातिमा और आयशा ने उम्र भर गरीबी न देखी। अब्दुल गनी को अब इन खतरनाक पहाड़ों में लकड़ी जमा करने की जरूरत न रही। साल गुजरते गए। अब्दुल गनी बहुत कमजोर हो गए। बाल वो दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो गई, मगर चेहरे का नूर कम न हुआ। गांव वाले मुश्किल में पड़ते तो उनसे मशूरा लेने आते। एक दिन घर के सहन में दीवदार के नीचे बैठे थे कि बेटी आयशा, जो अब जवान लड़की हो चुकी थी, पास आई। बाबा, इस रात डर नहीं लगा था। वो अमानत आपने खुद क्यों ना रख ली? अब्दुल गनी ने वही पुरानी लकड़ी की तस्बीह हाथ में लहराते हुए मुस्कुराकर कहा, जो गार में गिरी थी और फिर वापस आ गई थी। उन्होंने तारीख साज अल्फाज कहे, बेटी, इंसान को जिंदगी में दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली ये कि अल्लाह हर चीज को देख रहा है, और दूसरी ये कि अमानत अपने मालिक तक जरूर पहुंच कर रहती है। मैंने इस रात सिर्फ एक डिबिया नहीं उठाई थी, अपना जमीर उठाया था। अगर इस अमानत में खियानत कर लेते तो शायद दुनिया में अमीर हो जाते, मगर आखिरत को जला देते। देखो, अब दुनिया भी आबाद हुई और इंशाअल्लाह आखिरत भी। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, इसे कभी मत भूलना। अब्दुल गनी इसी सहन में परिंदों की चहचहाहट के दरमियान सुकून से आखिरी सांस ली। पीछे ना कोई हवेली छोड़ी ना हम्माम, मगर ऐसा नाम छोड़ा कि बरसों गुजर जाने के बाद भी इस गांव में अमानतदार अब्दुल गनी की ईमानदारी बयान की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो सच्चाई से ना हटे, अल्लाह पर भरोसा रखे, वो कभी राह से न भटकते।